नमस्कार दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में जो भी वहम और बांझपन की समस्या को लेकर जो वहम है और जो क्वेश्चंस हैं, आपको उसके बारे में आज जागरूकता मिलेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस का जो है आपको जवाब मिलेगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुमिता सोफत जी लंबे समय से इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं और कई निसंतान जोड़ों को उनकी अपनी औलाद की खुशी, अपनी संतान की खुशी दे चुकी हैं। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम में इनको शामिल किया है ताकि एक माहिर सलाह इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक या फिर आपके आस पड़ोस में अगर कोई निसंतान जोड़ा है, बे औलाद जोड़ा है जो अभी तक अपनी औलाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है कि आखिर कैसे, कौन सा ट्रीटमेंट करवाएं, कौन सा हम इलाज करवाएं कि अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की खुशी लेकर आए, तो उस सब बातचीत की अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यही कि जो हमने ये अवेयरनेस शो शुरू किया है, कई लोगों को इस प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है आपके थ्रू। और मैं अभी जो हमारे पास ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं लेडीज़ के कि जिनमें ज़्यादातर देखने को आता है कि उनकी ट्यूब्स बंद हो गई हैं। तो ज़्यादातर लेडीज़ ये जानना चाहती हैं कि क्या शुरुआती दौर में दवाइयों के साथ ट्यूब्स को खोला जा सकता है या फिर सिर्फ ऑपरेट ही करवाना चाहिए? देखो, जो बांझपन की समस्या औरतों में आती है उनका एक प्रमुख कारण है ट्यूबों की समस्या, जिसमें कि ट्यूब बंद हो सकती है। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ट्यूब किस कारण से बंद है। हो सकता है कि जैसे नलों की ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है नलों की, उसके कारण जो ट्यूब हैं वो बंद हो गई हैं। तो अगर ट्यूब बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हैं तो वो खुल नहीं सकती। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, जो बंद ट्यूबें हैं वो कभी दवाई से नहीं ठीक होती, उसके लिए कोई ना कोई इलाज ज़रूर कराना पड़ता है। दो तरह के इलाज है, या तो जो ट्यूब है जो सिर्फ कॉर्नुअल एंड से ब्लॉक है और अगर एक पेशेंट की एज ठीक है तो सही टाइम पे वो ट्यूब खोली भी जा सकती है। आजकल कई टेक्निक्स हैं जिनसे कोई ट्यूब खोली जा सकती है। उनमें से एक है स्टेरोस्कोपिक ट्यूबल कैनुलेशन। उसके ज़रिए हम ट्यूब खोल सकते हैं, उसमें कोई चीरा, कोई टांके की ज़रूरत नहीं होती, तो ट्यूब खोली जा सकती है। पर जिन कपल्स में, जिन लेडीज़ में ट्यूब्स की बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, ट्यूब में पानी भरा हुआ है, ट्यूब में पस भरी हुई है, तो ऐसे केसेस, या कि लंबे दौरान से बांझपन की समस्या है, ऐसे केसेस में हम ट्यूब नहीं खोल सकते। तो उनको टेस्ट ट्यूब बेबी या उससे ऊपर की जो टेक्निक्स है वो करा लेनी चाहिए। उससे जो है कि ट्यूब्स की समस्या का समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल। और एक ऐसी ही समस्या को लेकर एक मैसेज हमारे तक आया है। उषा कुमारी ने भेजा है हमीरपुर से। इनकी एज 35 साल है। इन्होंने लिखा है कि 10 साल हो चुके हैं इनकी शादी को, ट्यूब्स बंद है जिसकी वजह से अब तक उनकी ज़िंदगी में उनकी औलाद नहीं हो सकी। देखा, इनकी जो है ट्यूब्स बंद है, इनकी शादी को काफ़ी समय हो गया है, 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको टेस्ट ट्यूब बेबी या उससे ऊपर की टेक्निक करानी चाहिए। अब इस टेक्निक में क्या किया जाता है, एक लेडी के पहले तो सबसे पहले अंडे जो हैं वो बनाए जाते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, अंडे बनाए जाते हैं, फिर ये अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है अंडे निकाले जाते हैं। जब ये अंडे निकाले जाते हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी लेबोरेटरी में शुक्राणुओं के साथ अंडों का मिलन किया जाता है और भ्रूण तैयार करके बच्चेदानी में रखा जाता है। इस विधि को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। जी बिल्कुल। कई कपल्स में देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड अब्रॉड में है या फिर उनका जॉब का कुछ रूटीन ऐसा है कि वो बार बार नहीं आ सकते। उनके लिए ये ट्रीटमेंट कैसे फ़ायदेमंद रह सकता है? देखो, जो भी है कि एक निसंतान जोड़े को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर उनके हस्बैंड आर्मी में हैं या बाहर काम कर रहे हैं या वो नहीं आ सकते तो वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसी गलत धारणा है। हस्बैंड की जो है ज़रूरत एक ही बार होती है, उसमें हम हस्बैंड के शुक्राणु अगर वो नहीं आ सकते, मान लो वो आर्मी में कहीं और पोस्टेड है, वाइफ घर में है, तो हस्बैंड के जो शुक्राणु हैं वो फ्रीज़ किए जा सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्म फ्रीजिंग। तो उसी दिन हस्बैंड को हम फ्री कर सकते हैं, मतलब कि हस्बैंड जा सकते हैं जिस हॉस्पिटल में स्पर्म फ्रीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है, हस्बैंड आके अपने स्पर्म्स फ्रीज करा के जा सकते हैं और उनको बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो लेडी है फिर वो अपना इलाज करा सकती है। जी बिल्कुल। और ये सब बातें इस प्रोग्राम में शामिल करने का हमारा मकसद यही है कि कई बार देखा जाता है कि जो यंग कपल्स होते हैं, बे औलाद जोड़े हैं, बांझपन की बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ट्रीटमेंट की शुरुआत करवाएंगे लेकिन अभी थोड़ा काम कर लें पहले, और कुछ दिन करते करते बहुत लंबा पीरियड वो ऐसे ही गवा देते हैं। तो उन सब दर्शकों को, उन सब यंग कपल्स को, उन सब बांझपन के शिकार निसंतान जोड़ों को मैं यही कहना चाहूँगी कि समय जो आपका बहुत कीमती है, जल्द से जल्द
जल्द माहिर सलाह लीजिए और अच्छी जगह से अपना ट्रीटमेंट जो है उसकी शुरुआत करवाइए। आगे बढ़ूंगी मैं। जो अगला सवाल मेरा यही है कि जो पुरुषों में देखा जाता है शुक्राणुओं की समस्या रहती है, शुरू में अगर उनके शुक्राणुओं की गिनती अगर देखें टेस्ट करवाने के बाद थोड़ी लिमिट के नज़दीक या कम है, तो क्या दवाइयों के साथ उनका इलाज हो सकता है? देखो, जो पुरुष में बांझपन की समस्या है उसका सबसे प्रमुख कारण है शुक्राणुओं की कमी होना या बिल्कुल ही नील शुक्राणु होना, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऐसे पेशेंट्स देखे जा रहे हैं। सो अगर शुक्राणुओं की मात्रा बिल्कुल कम है, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो देसी दवाई ले लेते हैं, हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा लेते हैं, पर ऐसे अनगार्डेड कोई भी जो है दवाई नहीं लेनी चाहिए, कोई भी इंजेक्शंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इनका बैड इफेक्ट लिवर पे पड़ता है, लिवर फैल जाता है, लिवर डैमेज भी हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिनके आदमियों के शुक्राणु कम हैं उनको बिल्कुल मेडिकल गाइडेंस के अंडर ही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और बिल्कुल जिनके शुक्राणु कम मात्रा में है, कई पेशेंट्स के लिए IUI का टेक्निक हो सकती है। अगर शुक्राणु नील हैं या बहुत कम मात्रा में है तो ऐसे मरीज टेस्ट ट्यूब बेबी से ऊपर की विधि का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसको हम ICSI विधि कहते हैं, IMSI विधि कहते हैं। और आज की डेट में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि जिन आदमियों के नील शुक्राणु हैं, बिल्कुल ही शुक्राणु नहीं, वो भी अपनी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। टीसा विधि आती है जिससे कि जो शुक्राणु हैं अंडकोश से निकाले जाते हैं, जहाँ शुक्राणु बनते हैं वहाँ से एक शुक्राणु निकाल के एक अंडे के साथ मिला के भ्रूण तैयार किया जाता है, और जो लेडी है वो अपना ही कपल है, अपना ही बेबी पा सकते हैं। उनको एडॉप्शन की कोई ज़रूरत नहीं, उनको सीमन जो है सीमन बैंक से लेने की भी ज़रूरत नहीं। सो ये जो टेक्निक्स है, जो नई टेक्निक्स आई हैं, इससे जो बेऔलाद जोड़े हैं जिनके हस्बैंड्स में नील शुक्राणु हैं, वो भी अपनी संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है तो हमें भी इसका ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जिन बेऔलाद जोड़ों में देखने में आता है कि हस्बैंड में कमी है, शुक्राणु बहुत कम है, या हम बात करते हैं कि नील हो चुके हैं, वो भी हताश मत होइए। अभी भी आपकी ज़िंदगी में एक उम्मीद ज़रूर है। आप आगे बढ़िए, माहिर डॉक्टर की सलाह के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करवाइए। नील शुक्राणु वाले भी अपनी औलाद का सुख ज़रूर ले सकते हैं। ज़रूर कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम में हम कि देसी दवाइयाँ, देसी नुस्खों से ज़रूर बचिए। उनको खाने से आपका कुछ अच्छा होने की बजाय कुछ बुरा भी हो सकता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो ट्रीटमेंट करवाने से पहले अपने टेस्ट करवाइए, अच्छी सलाह लेकर अच्छा इलाज समय पर ज़रूर करवाइए। अगर बात करते हैं हम पुरुषों में बांझपन की, तो मेन बेसिक कारण क्या रहते हैं कि क्यों आखिर आजकल जो पुरुष हैं वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं? देखो, जो बांझपन की समस्या पुरुषों में है उसका प्रमुख कारण होता है शुक्राणुओं की समस्या। तो ये कई कारण से हो सकती है। जिनके तो बिल्कुल नील शुक्राणु है, हो सकता है उनको कोई नशे की आदत हो, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम ही ना हो, जन्म से ही हो कि उनको हो गए हैं। कई बार जन्म पे मम्प्स हो जाते हैं बच्चों को छोटी उम्र में, तो उसके कारण भी जो है टेस्टिस को नुकसान मिल सकता है। और भी कई कारण है, जैसे जो शुक्राणुओं की मात्रा कम होती है, तेज़ तराज जिंदगी, स्ट्रेस, स्मोकिंग जिसको हम कहते हैं, अल्कोहल, शराब का सेवन। सो ये जो सारी चीज़ें हैं ये जो है स्पर्म्स की मात्रा को इफ़ेक्ट करते हैं। जी, अब बात करते हैं फीमेल्स की, औरतों की। उनमें बेसिक क्या क्या रीजंस होते हैं जिससे कि बांझपन की शुरुआत हो जाती है? देखो, सबसे प्रमुख कारण हमने एक डिस्कस किया है, जिन लेडीज़ में ट्यूबें बंद होती है। सो ऐसे केसेस में यहाँ हम ट्यूब खोलते हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी विधि से बेबी लिया जाता है। या फिर अगर किसी में अंडेदानी में मान लो रसौली है या अंडा नहीं बन रहा तो वो देखा जाता है, या माहवारी बंद हो गई है, या बच्चेदानी बहुत छोटी है, बच्चेदानी की तय कमज़ोर है, बच्चेदानी में भी रसौलियाँ हो सकती है। सो ऐसे ये कई कारण है जिनके कारण बांझपन की समस्या औरतों में आ सकती है, पर हर कारण का इलाज है। अगर एक लेडी की बच्चेदानी का साइज़ छोटा है, या बच्चेदानी की तय खराब हो गई है, या उसकी माहवारी बंद हो गई है, एक तो माहवारी आके बंद हो जाती है जल्दी उम्र में, या फिर कि जिनकी एज बड़ी हो गई है थोड़ी, उनकी माहवारी बंद हो गई है, या जिनमें प्री मेच्योर मेनोपॉज जिसको कहते हैं, जल्दी बंद हो जाना, तो वो भी केसेस में अब वो प्रेगनेंसी ले सकते हैं पेशेंट्स। एग डोनेशन एक तरीका है जिसमें अंडा जो है, अंडा बैंक से लिया जाता है, भ्रूण तैयार करके बच्चेदानी में रखा जाता है और बेबी लिया जाता है। सो ऐसी लेडीज़ को जिनकी माहवारी कम है, बंद हो गई है या ख़राब हो गई है, वो भी हताश नहीं होना चाहिए। और जिन लेडीज़ में अगर बच्चेदानी की तय जो है कमज़ोर है, किसी भी कारण कमज़ोर है, आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं जिससे हम तय को भी ठीक कर सकते हैं।
और दूसरी बात है कि जो मोस्ट कॉमन कॉज आजकल देखा गया है कि बच्चेदानी में जो है रसौलियाँ है। सो लेडी को ऐसे लगता है कि अगर उसकी रसौलियाँ है तो वो प्रेगनेंसी में तकलीफ आ सकती है, बिल्कुल तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें सबसे पहले देखा जाता है कि जो रसौलियाँ है वो बच्चेदानी की तह से दूर है या बच्चेदानी के पास है, एक ही है या उनका साइज़ कितना बड़ा है, उस हिसाब से देखा जाता है कि रसौली निकालने की ज़रूरत है कि बिना रसौली निकाले भी प्रेगनेंसी हो जाए। तो आजकल जो टेक्निक्स है उसमें जो है बच्चेदानी की सिर्फ रसौली निकाली जाती है, वो भी दूरबीन के ज़रिए रसौली निकाली जाती है, पूरी बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी, एक और चीज़ सुनने में आती है कि कहा जाता है कि अगर थायराइड है तो भी जो एक लेडी है वो अपना माँ बनने का सपना साकार नहीं कर सकती। तो थायराइड का कितना रोल रहता है बांझपन की समस्या में? देखो, जिन लेडीज़ को थायराइड है हो सकता है उनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो, मतलब कि उनका अंडा ठीक ना बने। सो अगर थायराइड जो बीमारी है वो कंट्रोल हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी में नहीं प्रॉब्लम करनी चाहिए। और अगर एक लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है जिसमें छोटी छोटी पानी की रसौलियाँ बन जाती हैं, तो ऐसे केसेस में भी उनके अंडे बनाए जा सकते हैं। स्पेशल मेडिसिन आती है, टीके आते हैं जिससे कि अंडा तैयार किया जाता है। सो ऐसे लेडीज़ को बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। और आगे मैं एक मैसेज लेना चाहूँगी जो हमें एक सोलन से आया है, जया शर्मा का। इन्होंने लिखा है कि इनकी माहवारी बंद हो चुकी है, 35 साल इनकी उम्र है और शादी को भी 10-12 साल हो चुके हैं। इसके साथ साथ इनके हस्बैंड में भी प्रॉब्लम है, शुक्राणु बहुत कम है। पहले रिपोर्ट्स आई थी कम थे, अगली रिपोर्ट में और भी कम हो गए। तो इनको क्या करवाना चाहिए? देखो, अब इनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, दोनों हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है। सो ऐसे केसेस में इनको सबसे बेस्ट टेक्निक जो अवेलेबल है उससे इनको प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। इनको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। जी जी, बिल्कुल। इस प्रोग्राम को लाने का मकसद यही है। इस प्रोग्राम में बार बार हम यही बात कर रहे हैं कि जागरूक होइए, अपने समाज को, अपने आसपास लोगों को जागरूक कीजिए। अगर आप कहीं भी देखते हैं आपके आसपास कोई आपका फैमिली मेंबर है या कोई आपका फ्रेंड है जिनकी ज़िंदगी में अभी भी औलाद की खुशी नहीं है, उनको जागरूकता दीजिए, उन्हें एक उम्मीद दीजिए कि वो अब भी अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद की खुशी लेकर आ सकते हैं। कई बार देखा जाता है कि IVF ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं, एक बार फेलियर हुआ, 2 बार हुआ, उसके बाद जो कपल है वो निराश हो जाता है। तो कब तक एक कपल को अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? देखो, जो भी एक निसंतान जोड़ा है, चाहे उसने कितना भी इलाज कराया है, उसको हताश नहीं होना चाहिए। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक से ऊपर की बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जिससे कि जो कामयाबी दर काफ़ी बढ़ाया गया है। जो पहले 15-20% था, आज की डेट में 60-70% हो चुका है। बार बार यही कहना चाहती हूँ कि नई टेक्निक्स है, जैसे इक्सी विधि है, इमसी विधि है, कासा है, लेज़र हैचिंग है, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर है। इन सब टेक्निक से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी का कामयाबी दर काफ़ी बढ़ाया गया है। सो एक निसंतान जोड़े को कभी हताश नहीं होना चाहिए। साथ ही आजकल एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एग फ्रीजिंग की भी टेक्निक्स अवेलेबल है। सो अगर एक पेशेंट का टेस्ट ट्यूब बेबी फेल हो गया है, उनको आगे लेज़र हैचिंग विधि है जिसमें कि जो है हम भ्रूण की परत जो है लेज़र से छील देते हैं ताकि जो भ्रूण है वो बच्चेदानी में चिपक जाए। भ्रूण को ब्लास्टोसिस्ट लेवल तक ग्रो कराते हैं लेबॉर्ट्री में, फिर ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो मॉनिटरिंग के ज़रिए के देखा जाता है कि जो कौन सा जो भ्रूण है सबसे बढ़िया बन रहा है वो बच्चेदानी में ट्रांसफ़र किया जाता है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग के ज़रिए मान लो एक पेशेंट का अगर एक साइकिल IVF फेल हो गया है, अगर उसके एम्ब्रियो बच गए हैं तो वो फ्रीज़ किए जाते हैं, वो फेंके नहीं जाते। सो उसके ज़रिए जो उसको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, पैसे का स्ट्रेस है, फिज़िकल स्ट्रेस है, वो सारा कम हो जाता है। और बार बार लेडी को इंजेक्शंस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ्रोज़न ट्रांसफ़र होता है जो बिल्कुल पेनलेस होता है।